इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस क्विक शॉट में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेफाइट एक नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक एंड शाइनी सरफेस रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी लेयरिंग स्ट्रक्चर की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि हेक्सागोनल रिंग्स की बने होते हैं, जिनके अंदर कार्बन एटम्स सीड के रूप में अरेंज होते हैं। ये जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और याद रखने वाली बात यह है इसकी वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम कर सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन लेयर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले इसको पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है, और लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से लुब्रिकेंट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोड्स के अंदर यूज किया जा सकता है, और हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स के रूप में भी इसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज किया जा सकता है, किसके लिए? मॉडरेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। ये फ्लोरीन एक यूनिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हॉलो स्फीयर फॉर्म करते हैं, ट्यूब या फिर किसी और पर्टिकुलर शेप के अंदर। याद रखने वाली बात यह है कि ये सॉकर बॉल की तरह दिखता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक केज या फिर स्पीयर की तरह दिखता है। इसके अंदर 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको कि हम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, ये होता है। और इसके बेसिकली क्या हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में हो सकता है या फिर एलिप्सोइडल शेप्स के अंदर भी हो सकता है। फ्लोरीन्स के एप्लीकेशंस हैं, इनको हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। इनके स्मॉल साइज और यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट को ये कम करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं। किसी स्पेसिफिक एरिया में हम ड्रग्स की डिलीवरी के लिए इनको यूज कर सकते हैं। लाइट वेट मटेरियल बनाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ऑटोमोटिव या फिर एयरो स्पेस या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एप्लीकेशन के अंदर इनके स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट प्रॉपर्टी की वजह से लाइट वेट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। सोलर सेल्स और सुपर कंडक्टर के अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट रेजिस्टेंस। नैनो मटेरियल्स के पास बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, 10⁻⁻⁹ के आसपास में होता है, जो कि 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर होता है। याद रखने वाली बात यह है कि इनकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ, वेट कम होता है, और बेसिकली केमिकल एक्टिविटी, क्योंकि इन पे जो बेसिकली एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके सरफेस पर होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नैनो मटेरियल के प्रिपरेशन मेथड्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच, जिसके अंदर हम एक लार्ज मटेरियल को स्मॉलर के अंदर ब्रेक करते हैं, जिसके लिए हम ग्राइंडिंग या फिर ईचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल से लार्जर मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। नैनो मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इनके पास जो सरफेस एरिया होता है वो इनके वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत बेटर पोजेज करते हैं। यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये बेसिकली लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अंदर ये बेसिकली क्या होता है, लाइट वेट लेकिन स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इनको भी हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ट्रांजिस्टर्स, चिप्स के अंदर इनको यूज किया जा सकता है। और इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली हम वाटर प्यूरिफिकेशन या फिर पॉल्यूटेंट्स को एयर से हटाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। एनर्जी, बेसिकली एनर्जी के अंदर कैसे, तो सोलर सेल्स जो कि एक एनर्जी के सोर्स होते हैं, बैटरीज या फिर फ्यूल सेल्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, जो कि इंटायरली कार्बन से बने होते हैं। ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, अबाउट 50,000 टाइम्स ह्यूमन एयर के कंपैरिजन में। कार्बन नैनो ट्यूब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये सिंगल वाल्ड होते हैं। बेसिकली एक ट्यूब और मल्टी वाल्ड भी हो सकते हैं, बेसिकली एक के अंदर एक नेस्टेड, जिसको कि हम SWCNT कहते हैं, और MWCNT, जो कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। हम इनकी बात करें तो ये रोल्ड सीड से बने होते हैं। बेसिकली कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जा सकते हैं एक्यूरेट ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स को ऑब्टेन करने के लिए। स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक्स और सेरामिक्स को लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वहीं पर मेडिकल फील्ड्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं मेडिसिनल डिलीवरी एट पर्टिकुलर, बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में जाने के लिए। उसके बाद एनर्जी सोर्सेज के अंदर हम इनको बैटरीज या फिर फ्यूल सेल्स जो कि बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे, उनको बनाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री या ग्रीन सिंथेसिस बेसिकली उस मेथड को एम करता है जिसके अंदर हम टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, वेस्ट को अवॉइड करते हैं और एनर्जी को सेव करते हैं, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें और यूजफुल मटेरियल्स, मेडिसिन और केमिकल को बना सकें बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली इस चीज़ पे एम करते हैं कि हम इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको अवॉइड करें, जिससे कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकें। इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रिवेंट वेस्ट, यानी कि हमें या तो वेस्ट को अवॉइड करना है या फिर अगर वेस्ट बनता है तो उसे कम क्वांटिटी में बनाना है। दूसरे नंबर पर आता है एटॉमिक इकोनॉमी। ये बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का एक फैक्टर होता है। इसका मेन कंसर्न ये होता है कि हम सारे एटम्स को यूज कर जाएं जो भी हमने रिएक्शन के अंदर लिया है। तीसरे नंबर पर आता है लेस हैजार्डस केमिकल्स, यानी कि हम जो केमिकल्स को यूज करें वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए कम हार्मफुल हों। चौथे नंबर पर आता है डिजाइन सेफर प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर कहीं भी, वो सेफ़ हों ह्यूमन यूज के लिए। पाँचवें नंबर पर यूज सेफर सॉल्वेंट। यूज सेफर सॉल्वेंट बेसिकली ये बताता है कि हमें वाटर या फिर सेफ लिक्विड को यूज करना है बजाय कि हम हार्म लिक्विड्स को यूज करें। पाँचवें नंबर पर यूज सेफर सॉल्वेंट के बाद सिक्स्थ नंबर पर आता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली ये एम करता है कि हम एनर्जी को कम यूज़ करें, यानी कि हीट की अगर यूज हो तो हम कोशिश करें कि हमारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाए, जिसके कारण हम हीट एनर्जी को बचा पाएँ या फिर मिनिमल हीटिंग करें। सातवें नंबर पर आता है रिन्यूएबल मटेरियल्स। बेसिकली हमें क्या करना है कि हम ऐसे मटेरियल्स, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज ना कर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें, जिनसे कि हम दोबारा रिएक्शंस को कंप्लीट करा सकते हैं। 8th नंबर पर आता है अवॉइड डेरिवेटिव्स। बेसिकली हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स जो मिलते हैं रिएक्शन के दौरान, उनसे कोशिश करना है कि हम अपने रिएक्शंस को बचाएं, जिससे कि वेस्ट भी कम बनेगा और डेरिवेटिव्स भी कम बनेंगे। एक्स्ट्रा केमिकल्स जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं वह भी कम बनेंगे। कैटालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हम जो रिएक्शंस को रिएक्शन के अंदर बेसिकली यूज करते हैं कैटालिस्ट को, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, जिससे कि हमारी एनर्जी नीड कम हो जाती है। तो कैटालिस्ट को यूज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एम करता है, जिससे कि हम एनर्जी एफिशिएंसी ऑब्टेन कर पाएँ, एटॉमिक इकोनॉमी भी अचीव कर पाएंगे और सारे और भी स्टेट्स को अचीव कर पाएंगे। 10th नंबर पर आता है डिग्रेडेबिलिटी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के अंदर यूज किए गए हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न करें, यानी कि वो डिग्रेडेबल हों इन्वायरमेंट के अंदर। 11th नंबर पर आता है पोल्यूशन प्रिवेंटेशन। ये बेसिकली ये बताता है कि हमें एक्सीडेंट्स और हार्मफुल रिलीजेज जो किए जाते हैं उनको मॉनिटर करना होगा। और 12th नंबर पर आता है सेफर केमिस्ट्री, यानी कि हमें रिस्क्स को रिड्यूस करना होगा, जो भी बेसिकली डेंजरस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के दौरान, उनसे बचने के लिए। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, जिसको कि हम देख सकते हैं वाइज यानी कि वेस्ट, प्रिवेंट वेस्ट, केमिस्ट यानी कि कैटालिसिस, और तीसरे नंबर पर सेव यानी कि सेफ केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा। उसके बाद रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल मटेरियल्स या फिर रिसोर्सेज, एंड यानी कि एटॉमिक इकोनॉमी, और प्रोटेक्ट यानी कि पोल्यूशन प्रिवेंटेशन यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। इको फ्रेंडली यानी कि एनर्जी एफिशिएंटली यूज करना होगा। एंड पीपल का मतलब हुआ कि प्रिवेंट टेक्निक्स यानी प्रिवेंटेशन टेक्निक्स पीपल को अडाप्ट करना होगा। फिर आता है केयरिंग का मतलब क्या होता है, चूज क्लीनर सॉल्वेंट्स, यानी कि हमें क्लीनर सॉल्वेंट्स को चूज करना होगा, यानी इन्वायरमेंट का केयर कर पाए हम। और डेली का मतलब क्या होगा कि डिजाइन फॉर डिग्रेडेबिलिटी। अब समझने वाली बात है, वाइज केमिस्ट सेव रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट इको फ्रेंडली पीपल केयरिंग डेली। ग्रीन केमिकल्स, बेसिकली ग्रीन केमिकल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री
फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक बेटर रूट्स चूज करते हैं जिससे कि कैटालिसिस का यूज कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब एनर्जी का यूज कम हो सके और ओवरऑल जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस हो वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो। इसके अंदर एडिपिक एसिड बनाने का कन्वेंशनल रूट और पैरासीटामोल बनाने का कन्वेंशनल रूट दिया गया है, लेकिन हम ग्रीन रूट पर नज़र डालेंगे। एडिपिक एसिड के अंदर हम इको फ्रेंडली कैटालिस्ट्स को यूज करते हैं और टॉक्सिक मटेरियल्स को अवॉइड करते हैं, जिससे कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन स्टॉप हो जाते हैं। पैरासीटामोल के लिए हम वाटर बेस्ड प्रोसेसेस को यूज करते हैं एंड सेफर स्टार्टिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो बाई प्रोडक्ट्स जो कि रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होंगे उनसे हम क्या करते हैं, मिनिमाइज हो जाता है रिएक्शन के दौरान, यानी कि वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किए जाएँ तो उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरीके से होंगे। सबसे पहले पोल्यूशन डिक्रीज़ करेगा, दूसरे नंबर पर हमारे रिसोर्सेस बच जाएंगे, लंबे समय तक हम उनको यूज कर पाएंगे, तीसरे नंबर पर हमारे हेल्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और चौथे नंबर पर सस्टेनेबिलिटी होगा, जिससे कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर पाएंगे। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 2 क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और अच्छे तरीके से यूनिट 2 को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक तरीके की स्टडी है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स लाइट यानी यूवी लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग वो कैसे ट्रांजिशन शो करते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, पहला पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन इलेक्ट्रॉन्स में ये बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम इससे कंजुगेटेड सिस्टम यानी कि डबल बॉन्ड जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम प्योरिटी या फिर कंसंट्रेशन किसी भी कंपाउंड की चेक कर सकते हैं या फिर प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इस चीज़ की स्टडी है कि मॉलिक्यूल्स कैसे इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग उनके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं एंड उस वाइब्रेशन की वजह से वो कुछ फ्रीक्वेंसी बेसिकली स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पोजेज करते हैं जो कि उनको एक यूनिक फिंगरप्रिंट देता है। जब हम उस फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं तो हमें उस मॉलिक्यूल के बारे में आसानी से पता चल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स के अंदर पता कर सकते हैं जैसे कि OH फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पर हम इससे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जैसे कि फूड और कॉस्मेटिक मिक्सचर्स को पता कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम मटेरियल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बेसिकली इस चीज़ को मेजर करता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो वेव वो कैसे बिहेव करते हैं, और यही रिस्पॉन्स जो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो केमिकल इन्वायरमेंट जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग समझ लेते हैं। हम इससे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, अननोन सब्सटेंसेस जो कि हैं उनको भी पता कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस को रियल टाइम यानी कि एक्चुअली रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं उस टाइम हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कायरल कार्बन बेसिकली ऐसा कार्बन एटम होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड होता है। याद रखने वाली बात यह है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन होता है वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही हैं, साथ के साथ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि बिना कायरल कार्बन एटम को कंटेन करने के भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे तो वो एक इक्वली कवर नहीं करेंगे, उनको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक होंगे वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं अट्रोप आइसोमेरिज्म। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि एक बॉन्ड के अलोंग रोटेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स को ऑब्टेन करते हैं जिनको कि हम आइसोमर्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन उनको हम स्वैप नहीं कर सकते हैं।
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली एक ऐसा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहले सिस है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो ग्रुप्स होती हैं वो सेम साइड में होती हैं, डबल बॉन्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर के, जहाँ पर ट्रांस जो होता है उसके अंदर वो अपोजिट साइड में होती हैं एक दूसरे के। याद रखने वाली बात यह है कि इस सिस और ट्रांस बेसिकली कन्फॉर्मेशन या फिर आइसोमेरिज्म की वजह से कंपाउंड्स जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी। कायरल ड्रग्स क्या होते हैं? कायरल ड्रग्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि 2 मिरर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। इनको हम इनहेंसियोमर्स भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इनहेंसियोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम अगर एक पर्टिकुलर इनहेंसियोमर को किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो दूसरा वाले इनहेंसियोमर के साथ ये हो सकता है कि हम उसको यूज नहीं भी कर सकते हैं, या फिर अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। पास्ट में एक थैलिडोमाइड नाम का इनहेंसियोमर यूज किया जा सकता था, जिसको कि अगर हम रॉन्ग इनहेंसियोमेरिक कंसंट्रेशन में जब लेंगे तो वो बेसिकली बर्थ डिफेक्ट्स को कॉज कर देता था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइंटिस्ट इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो एक्चुअल इनहेंसियोमेरिक कंसंट्रेशन को ऑब्टेन कर सकें, जिससे कि बेटर पर्टिकुलरली हम साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और बेटर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 3 में आपका स्वागत है। यह वीडियो फर्स्ट ईयर बीटेक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप PDF को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इस चीज़ को रिलेट करता है कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी को हम एक दूसरे से कैसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम बैटरीज़ के अंदर देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करें, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेसेस में ये देखा जाता है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और एक्सप्लेनेशंस को आप काफ़ी ध्यान से सुने। सबसे पहले हम एक एनोड और कैथोड के बेसिक अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे कि हम आसानी से समझ सकेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कैसे की जाती हैं। यहाँ पर एक एनोड दिया गया है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कैथोड जिस पर कि रिडक्शन होता है, जिसको कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इनके बीच के जो कनेक्शन होता है उसको हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक मीडियम होता है जो कि सेमी सॉलिड पेस्ट का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या करता है कि आयंस जो होते हैं उनको एनोड और कैथोड के अंदर मूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी सर्किट इजीली कंप्लीट हो सके और केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके लिए हम उनको यूज कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यूसली यूज कर सकें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? ZnCu सेल, जो कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एनोड और कैथोड वर्क कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो हम Zn का इलेक्ट्रोड लेते हैं वो एनोड की तरह काम करता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और जो हमारा कैथोड होता है वो कॉपर का बना होता है, जो कि Cu इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको हम साल्ट ब्रिज के द्वारा कंटिन्यू कराते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है, जहाँ पर कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। वहीं पर कॉपर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली गेन करता है, जो कि रिडक्शन प्रोसेस को शो करता है। और साल्ट ब्रिज जो होता है वो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बेसिकली इस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। और बेसिकली इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं वो जिंक के लिए ZnSO4 को यूज करते हैं और कॉपर के लिए CuSO4 का यूज करते हैं। नोस्ट इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि बेसिकली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी सेल के लिए डिफरेंट कंडीशंस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड वाला फॉर्मूला है जो कि E = E0 - 0.0591 अपॉन मोल्स टाइम्स log 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Mn+ को हमने बेसिकली लिख रखा है।
समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ई होता है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ई होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोड्स जो कि कैथोड और एनोड की पर्टिकुलर वैल्यूज जो दी गई होंगी उनके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। और ई नोड जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको कि 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं। ये यहाँ पर केवल जूल पर मोल पर केल्विन में ही लेने की यूजेज आती हैं, वरना इसके अलग अलग वैल्यूज़ भी होती हैं। टी जो होता है वो केल्विन टेम्परेचर होता है, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है यहाँ पर। एफ जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम 96485 कूलम पर मोल भी लेते हैं, या फिर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम लेते हैं पर मोल। क्यू जो होता है वो रिएक्शन कोसेंट होता है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जो रिएक्शंस लेंगे उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ लेकर के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है इम्पोर्टेंट डिस्कशन बैटरीज़ के बारे में। बैटरी जो होती हैं वो केमिकल एनर्जी जो होती हैं उनको स्टोर करती हैं और उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं जब ज़रूरत होता है तब। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली डायग्राम दिया गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनोड हम यूज़ करते हैं, कैथोड यूज करते हैं, एंड पेस्ट ऑफ MnO2 या फिर NH4Cl एंड कार्बन को हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव साइड होता है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव साइड जहाँ पर कि रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इस मीडियम्स की तरह काम करता है जिसमें कि आयंस कंटिन्यूसली मूव करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज़ के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली हम इनके रिचार्जेबिलिटी के बेसिस पर इनको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहले पर प्राइमरी सेल्स और दूसरे पर सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जिनके अंदर AA या फिर ट्रिपल A बैटरीज जो कि रिमोट के अंदर यूज की जाती हैं वो आती हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स के अंदर ऐसी बैटरीज आती हैं जो कि लेड एसिड स्टोरेज सेल्स के रूप में काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं? सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं या फिर प्राइमरी सेल्स जो होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन फिनिश होने के बाद बैटरी को हम यूज़ कर पाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं, यानी कि हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं इनको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी होंगी जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। वो बैटरी वही है जिसको कि आप रिचार्ज करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल फेंक देते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। वहीं पर प्राइमरी सेल्स के अंदर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं। फ्लैश लाइट्स के अंदर जो हम बैटरी को यूज़ करते हैं, टॉर्च के अंदर, क्लॉक के अंदर, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर यूज करते हैं, रिमोट के अंदर भी यूज करते हैं। वैसे एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंडरी सेल्स के अंदर बात करें तो व्हीकल्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, UPS सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डायग्राम है बेसिकली स्ट्रक्चर और यूजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स जो कि लेड एसिड बैटरीज होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इससे ही मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर लेड को एनोड की तरह यूज करते हैं, और PbO2 जो होता है उसको हम कैथोड की तरह यूज करते हैं, जिसको कि लेड ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज H2SO4, इसका तो नाम सुना ही होगा। अब इस कैसे काम करता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब लीड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और होता क्या है कि जब हम इसको रिवर्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवा देंगे तो वो बैटरी के बेसिकली कैपेसिटी को रीस्टोर कर देगा, यानी कि वो दोबारा यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट में अरेंज्ड होती हैं, जिससे कि हम लेड एसिड स्टोरेज सेल को ऑब्टेन करते हैं। लेड एसिड स्टोरेज सेल के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अंदर एनोड पर हम लेड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कैथोड पर वहीं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिकली लेड ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ वो क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन प्रोसेस को देखा जाता है। जो नेट रिएक्शन है उसके अंदर बेसिकली H2SO4 कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि ओवरऑल एसिड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। चार्जिंग के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं, जिसके बेसिस पर जो लेड और लेड ऑक्साइड होते हैं वो दोबारा रीजनरेट करते हैं और दोबारा से वो रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। कोरोजन बेसिकली होता क्या है कि जो मेटल सरफेसेस होती हैं उनको जब रस्ट या फिर जंग जो होती है वो जब खाने शुरू कर देती है,
जब मेटल्स एयर, वाटर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्लोली डिग्रेड करने लगते हैं रस्ट की वजह से। जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर आयरन के ऊपर देखा होगा रस्ट लगते हुए, जो कि कोरोजन के प्रोसेस के अंडर ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेटल्स को हम मेटालिक प्रोसेसेस जैसे कि मेटलर्जी प्रोसेसेस कर करके हम पर्टिकुलरली मेटल को ऑब्टेन करते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर हम आयरन की बात करें तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बनाता है। ताकि इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है। सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो मेटालिक सरफेसेस होती हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए कोरोजन प्रोसेस को खुद के ऊपर अप्लाई कराते हैं। टाइप्स ऑफ कोरोजन के अंदर सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म कोरोजन। जब मेटालिक सरफेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होता है तो उस पर यूनिफॉर्म कोरोजन ही अकर होता है। दूसरे नंबर पर आता है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रोड्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में रखते हैं, जैसा कि पता होगा, तो उनमें से एक जो होता है वो इजीली कोरोड होने लगता है, जिसको कि हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पिटिक कोरोजन। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील जैसे मटेरियल में होता है, उनमें एक होल डेवलप हो जाता है और इसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। बेसिकली कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को जब हम इंडस्ट्रीज वगैरह में बिल्डअप करते हैं तो उनमें टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ये कोरोजन डेवलप हो जाता है। सबसे लास्ट पर आता है क्रेवाइक या फिर श्रीवाइस कोरोजन। इसके अंदर समझने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे कि बॉटल्स होते हैं तो उनके अंदर जो इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टैग्नेंट यानी कि गतिशील नहीं, यानी स्थिर हो जाता है। वहाँ पर ये कोरोजन प्रोसेस देखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन कोरोजन। इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिएक्शन करता है, यानी कि केमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उनको स्ट्रक्चरली डैमेज करता है। कैसे? इसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो मेटालिक स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करता है। ये बेसिकली अलॉयज़ या फिर स्टील जो कि हाई स्ट्रेंथ जिनका होता है उनके अंदर देखा जाता है। ये होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली जो आयरन होता है वो एसिडिक मीडियम यानी कि HCl बेसिकली यहाँ पर लिया गया है, उसके अंदर FeCl2 और डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 बनाता है। ये जो डाईहाइड्रोजन होता है वो मेटल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है और उसमें एम्ब्रिटलमेंट को कॉज करता है। प्रिवेंटेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमें एसिडिक मीडियम्स के अंदर इनहिबिटर्स को यूज करना होगा, जिससे कि बेसिकली हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें, या फिर इसके लिए हम पर्टिकुलरली मेजर्स ऐसे ले सकें जिससे कि हम हाइड्रोजन के डिफ्यूजन प्रोसेस से बच सकें। दूसरे नंबर पर हम कोटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जो कि एम्ब्रिटलमेंट से रेजिस्टेंस हो, यानी उन पर एम्ब्रिटलमेंट प्रोसेस ना हो सके। ऑक्सीजन कोरोजन जो कि नॉर्मल कोरोजन देखा जाता है, जिसके अंदर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर मेटल पे ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि उस पर रस्ट का फॉर्मेशन करता है। और रस्ट हमने पढ़ा ही है, रस्ट अल्टीमेटली मेटल को स्लोली ईट करते जाता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रस्ट का फॉर्मेशन होता क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो FeOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो FeOH होल थ्राइस, जिसको कि हम आयरन की हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, वो फर्दर किस में डिहाइड्रेट होती है, यानी कि उससे वाटर का रिमूवल रस्ट के फॉर्म्स में होता है, जैसे कि Fe2O3.XH2। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के अंदर बात करें तो एनोड के प्रोसेस पर आयरन जो होगा वो +3 का आयन देगा और कैथोड पर जो होगा वो O2 उस पर्टिकुलर H+ के आयन्स को अब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, ये जो Fe2+, जिसको कि हम फेरस आयन बोलते हैं, वो क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कॉजेज ऑफ कोरोजन, सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली मॉइस्चर या फिर सॉल्ट्स और केमिकल्स रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कॉजेज हो सकते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कि मटेरियल अगर प्रॉन है एम्ब्रिटलमेंट के लिए, रस्ट के लिए, कोरोजन के लिए, तो उस पर कोरोजन ईजिली हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस में बात करें तो बेसिकली हमने पहले ही पढ़ रखा है स्ट्रेस कोरोजन के अंदर कि अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ एक जगह लगाने की जगह दूसरी जगह लगा दिया तो ऑब्वियसली इट वुड लीड टू कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल के कॉज में आते हैं, उनमें कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा अगर कोरोजन को स्टॉप करना है तो। कोरोजन कंट्रोल, सबसे पहले हमने पढ़ा कोरोजन के बेसिकली कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल जो कि E नंबर पे लिखा गया है।
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें ह्यूमिडिटी और एक्सपोजर टू मॉइस्चर यानी कि कोरोसिव सब्सटेंसेस से दूर रखना होगा हमारी मटेरियल को। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ये। फिर हम कोटिंग की बात करें तो कोटिंग के अंदर हम बेसिकली पेंट वगैरह लगा सकते हैं, ऑयल्स लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंट्रोल वाला प्रोसेस ही कोटिंग के अंदर बताया जा सकता है। फिर आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि मटेरियल्स को जिंक के लेयर से कर देते हैं कोट, जिसकी वजह से उस पर हो नहीं पाता है कोरोजन। फिर आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, जो एनोड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेथड होता है, जिसको कि हम यूज करते हैं कोरोजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मेन मटेरियल को बचाने के लिए बेसिकली कोरोजन से। फिर आता है हम कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। ये क्या होते हैं, कोरोजन से प्रोसेस से बचते हैं, यानी रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे बेसिकली कोरोजन नहीं होता है। बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कोरोजन की इश्यूज़ हैं वो कैसी कैसी हैं। सबसे पहले पावर जनरेशन इंडस्ट्री, इनके अंदर जो बेसिकली हम पाइप्स टरबाइंस को यूज करते हैं, अगर उन पे कोरोजन होगा तो एक तरीके से बोले तो उनका वेट बढ़ जाएगा, या फिर उनकी इफिशियंसी या सेफ्टी जो होगा वो बेसिकली डिक्रीज कर जाएगा। दूसरे नंबर पर केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एसिड और एल्कलीज जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे पूरे ओवरऑल इक्विपमेंट को कोरोड कर देते हैं। तीसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इनके अंदर बेसिकली पाइपलाइंस जो होती हैं उनके अंदर होता क्या है कि सॉल्ट वाटर या फिर केमिकल्स की फ्लो की वजह से कोरोजन हो जाता है। चौथे नंबर पर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, आपको पता होगा ही कि पेपर बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है, और क्लोरीन होने की वजह से एक केमिकल की तरह ये वर्क करता है, एंड सिंस इट इज ऑल्सो ऑलरेडी अ केमिकल, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को कोरोजन के प्रॉन बना देता है। सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज हम होल्डिंग या बर्निंग के लिए कर सकते हैं। बेसिकली ये सैंड और ग्रेवल को मिला करके कंक्रीट बनाता है। इसके कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, लाइम जिसको कि हम CaO बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलिका यानी कि SiO2 जो कि ड्यूरेबिलिटी के अंदर मदद करती है, एल्यूमिना Al2O3 जो कि क्विक सेटिंग के अंदर मदद करती है, कलर और स्ट्रेंथ आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्रोवाइड करता है, और सेटिंग टाइम जो होता है वो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O प्रोवाइड करता है, और मैग्नीशिया यानी कि MgO जो होता है वो बेसिकली लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी सीमेंट को। समझ लेते हैं कि हम बेसिकली सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रॉ मटेरियल मिक्सिंग। इसके अंदर हम लाइमस्टोन और क्ले को एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ग्राइंडिंग। इसके अंदर उस जो मिक्सचर होता है उसको हम क्रश करने के लिए, ताकि हम फाइन पाउडर ऑब्टेन कर सकें, उनको हम ग्राइंड करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हीटिंग। जो हमारे पास पाउडर है उसको हम क्या करते हैं कि एक रोटेटरी केन के अंदर 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करते हैं, और सबसे लास्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो क्लिंकर्स, इनको जो क्लिंकर हीटिंग के बाद बन जाते हैं उनको हम जिप्सम के साथ क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसको कि हम सीमेंट कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सीमेंट के अंदर हार्डनिंग और सेटलिंग कैसे होता है। सबसे पहले जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हाइड्रेशन होता है, जिसके चलते कंपाउंड्स जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, हार्डन हो जाता है। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग जो होती है वो 30 मिनट के दौरान हो जाती है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग होती है वो जब हम सीमेंट को अप्लाई करते हैं उसके 10 घंटे तक की मेजरमेंट के इक्वल की टाइम लेती है ये। अब हम डिटेरियोरेशन ऑफ सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली टाइम के साथ जो सीमेंट होता है वो डिग्रेड करता है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मॉइस्चर, क्योंकि वाटर जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस होता है उस पर्टिकुलर सीमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन बेसिकली क्या होता है कि जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो सीमेंट के स्ट्रेंथ को टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तीसरे नंबर पर आता है सल्फेट अटैक। सल्फेट जो कि सॉइल या वाटर में होते हैं वो भी हमारे सीमेंट को वीकन करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चौथे नंबर पर आता है फ्रीजिंग या फिर थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब रिपीटेड साइकिल्स होती हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग की, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, क्रैकिंग कर देती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्विक सेटिंग मटेरियल होता है जिसका यूज हम माउल्ड्स के अंदर करते हैं, स्कल्पचर्स के अंदर करते हैं, और वाल की कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है।
इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको कि हम CaSO4.12H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है कि जो जिप्सम होता है उसको हम अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जहाँ पर कि उसके सारे वाटर जो होते हैं, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कि CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसके अंदर जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और हार्ड मास ऑफ जिप्सम बना लेता है। यानी कि प्रोसेस एक तरीके से इक्विलिब्रियम में होती हैं, पहले वाटर रिलीज होता है, फिर वाटर गेन करके ये पर्टिकुलरली प्रोसेस जो होता है वो 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर को एब्जॉर्ब करके दोबारा से हार्ड मास ऑफ जिप्सम को ऑब्टेन कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। सबसे पहले हम इसका आर्ट्स के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने देखा स्कल्पचर्स के लिए, मोल्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर भी बेसिकली यूज किया जा सकता है, जहाँ पर कि हम बेसिकली ऑर्थोपेडिक कास्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम जब किसी की बोन की फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शंस के अंदर बात करें तो बेसिकली वॉल की फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कंपेरिजन दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग के रिएक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4.12H2O होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड मास ऑफ जिप्सम यानी कि CaSO4.H2O से .2H2O की फॉर्मेशन करता है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एट द एंड आप देख सकते हैं हीट भी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं हार्डनिंग की। हार्डनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो जिप्सम बन चुका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आफ्टर रिएक्शन, सेटिंग रिएक्शन के बाद, वो बेसिकली क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक होते हैं एंड ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि इसके बाद कोई भी एडिशनल रिएक्शंस नहीं होते हैं। ये बेसिकली एक फिजिकल चेंज होता है, जहाँ पर कि CaSO4.2H2O जिप्सम जो कि इंटरलॉकिंग जिप्सम क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता है। AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 4 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं उन सब को हम मिनिमम टाइम में कवर करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। सोर्सेस एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले रेन वाटर, ये बेसिकली प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर का होता है, लेकिन एयर से कुछ इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट कर सकता है। सरफेस वाटर जो होता है वो बेसिकली रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटी जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर बेसिकली होता क्या है कि जो वेल्स या फिर बेसिकली अंडरग्राउंड के अंदर पाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि इन ग्राउंड वाटर के अंदर जनरली तो ये क्लीनर होते हैं, इनको हम बेसिकली पहले के ज़माने में ड्रिंक भी कर देते हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादा डिजॉल्व्ड साल्ट्स एंड मिनरल्स को कंटेन करते हैं। सी वाटर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसको ड्रिंक करना सेफ़ नहीं माना जाता है। इम्प्योरिटीज़ 3 तरीके की होती हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर सैंड और मड वगैरह चीज़ इम्प्योरिटी जाती हैं। केमिकल इम्प्योरिटी के अंदर सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो कि हार्डनेस को कॉज करते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के अंदर बैक्टीरिया, एल्गाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। टेम्पररी हार्डनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस हार्डनेस को कॉज करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए हम हीटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, जो कि इनको इनसॉल्युबल कार्बोनेट के सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होता है। ये बेसिकली जब हम इनको बॉयल करते हैं तो ये ब्रेक नहीं करते हैं, जिसके लिए हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं। बॉयलर ट्रबल्स बेसिकली होता क्या है कि जब हम हार्ड वाटर को बॉयलर्स के अंदर यूज करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, जैसे कि स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे बॉयलर की इफ़िशियंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं।
कोरोजन प्रोसेस क्या करता है, ये बेसिकली हमारे बॉयलर वाटर के साथ बेसिकली वाटर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और डैमेज को कॉज करती हैं। फोमिंग क्या होता है कि जब हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ मिलते हैं तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। चौथे नंबर पर आता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे बॉयलर के अंदर एक्सेसिव अल्कैलिनिटी हो जाती है तो वो हमारे बॉयलर के मटेरियल को वीकन कर देती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बॉयलर ट्रबल है। अब बेसिकली हम हार्ड वाटर जो कि बेसिकली टेम्प्रोरी हार्डनेस तो हमने हीटिंग से रिमूव कर लिया, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं, जो कि बेसिकली ये इस टेबल में बताया गया है। लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को सॉलिड्स के फॉर्म में रिमूव कर देता है, जबकि जियोलाइट प्रोसेस जो होता है वो एज अ होल केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो सारे के सारे सॉल्ट्स को रिमूव करता है। और चौथे नंबर पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑल इन वन रिमूव कर देता है। अब यूज़ की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस को एल से यानी कि हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस को हम बेसिकली होम या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस लैब्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज की जाती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती हैं वो बोटल्ड वाटर प्लांट, जहाँ पर कि बेसिकली वाटर की जो प्लांट्स होती हैं वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। अब की फिगर की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो जनरली एक्सपेंसिव होता है, बट लार्ज क्वांटिटी जो होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है कंपैरेटिवली। वहीं पर जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो ये एक इजी टू ऑपरेट प्रोसेस होता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो बेसिकली सेटअप होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस एज एन ओवरऑल ये बेसिकली एक अल्ट्रा प्योर वाटर देता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो बेसिकली पता ही होगा, आरओ वाटर फिल्टर्स जो घर के अंदर यूज होती हैं, इनके द्वारा जो वाटर होती हैं वो बेस्ट होती हैं ड्रिंकिंग के लिए। मतलब जो ये बेसिकली ओवरऑल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बेस्ट होता है। बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस के अंदर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम EDTA यानी कि इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, जिसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे कि हम pH को ओवरऑल 10 के आसपास यानी कि बेसिक मीडियम के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि फिर हम इसको एक एरायोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर से बेसिकली मिक्स करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जब हम ये प्रोसेस को करेंगे अपने लैब्स के अंदर तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो वाइन रेड या फिर रेड कलर के अंदर चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वहीं इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को EDTA के साथ एक ब्यूरेट में रख करके धीरे धीरे करके टाइट्रेट करेंगे और ये सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा, जिसमें कि ये पता चलेगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे आयन जो होंगे वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जितने वॉल्यूम ऑफ EDTA को हम यूज करेंगे उसी को बेसिस पर हम हार्डनेस को डिटरमाइन कर पाएंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ppm और मिलीग्राम पर लीटर दोनों सेम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और हम इसको बेसिकली जो होता है हार्डनेस को वो ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ही अमाउंट्स ऑफ CaCO3 जो यूज हुआ है उसमें टर्म्स में मेजर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कैलिनिटी का मतलब ये होता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर ने एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है। ये बेसिकली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की डिटर्मिनेशन की वजह से हम कर पाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक वाटर सैंपल को लेते हैं, उसके अंदर फेनोप्थिन और मिथाइल ऑरेंज के 2 इंडिकेटर्स पुट करते हैं। जो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर हम एसिड को टाइट्रेट तब तक करते रहते हैं जब तक कि फेनोप्थिन कलरलेस नहीं हो जाता और मिथाइल ऑरेंज बेसिकली अपने कलर को ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट नहीं कर लेता, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हम बेसिकली अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे। जो एसिड का वॉल्यूम हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे, जिसको कि हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, उससे ही हम अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे। फ्यूल के बारे में समझ लेते हैं। फ्यूल बेसिकली कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसको कि जब हम बर्न करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है या फिर पावर के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टेट्स के बेसिस पर ये सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या फिर गैसियस फ्यूल्स हो सकते हैं, जिनके अंदर कोल, पेट्रोल और LPG बेस्ड ऑन ओरिजिन
ओरिजिन के बेसिस पर ये नेचुरल फ्यूल्स और आर्टिफिशियल फ्यूल्स के अंदर आ सकते हैं। नेचुरल फ्यूल के अंदर जो कि डायरेक्टली नेचर के अंदर से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो होते हैं उनको मैन मेड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, चारकोल या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की बात करें तो सबसे पहले उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसे जब हम बर्न करें तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सके। दूसरे नंबर पर उसे हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। तीसरे नंबर पर वो चीप होना चाहिए और हर एक जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। चौथे नंबर पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि वो इन्वायरमेंट को लेस पोल्यूशन करे या फिर उसे लेस डिग्रेड करे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली ये बताती है कि जब भी हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिलेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरे नंबर पर आता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग हाई हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके दौरान जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, साथ के साथ हीट जो कि हमें रिकवर होके मिलता है जब हम कंडेंसेशन करते हैं वाटर वेपर जो कि फॉर्म हुई रहती है उस हीट के दौरान। जबकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो लोअर हीटिंग वैल्यू होती है। याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर हम नेट जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जो बर्न करने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर हम टोटल एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जीसीबी जो होगा वो एनसीबी से ज़्यादा होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला GCV इज इक्वल टू NCV प्लस M टाइम्स 587 दिया गया है, जहाँ पर कि M क्या है? M जो होता है वो मास ऑफ वाटर कंबसन के दौरान जो भी फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जो थियोरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या फिर अब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशंस करते हैं उनके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं? GCV को मेजर करते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम NCV को मेजर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है। वो ये बताता है कि हमें बेसिकली नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फ्यूल से मिलेगी उसी को हम स्टडी करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली क्या होता है? इसको यूज करके हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक एक्यूरेट मेजर देता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो। जब हम उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर पुट करते हैं और पर्टिकुलर ऑपरेशंस से बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर उस फ्यूल को जब बर्न करते हैं तब ये जो वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से और आसानी से समझाता हूँ। होता क्या है, इसके अंदर जो छोटा सा कप आपको दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल को पुट करते हैं, साथ के साथ एक ऑक्सीजन जिसको कि हम हाई प्रेशर पर पुट करते हैं ताकि जो कंबसन प्रोसेस हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। उसके बाद इन जो कप जिसके अंदर हमने फ्यूल को और ऑक्सीजन को एट हाई प्रेशर भर रखा है उनको हम इस पर्टिकुलर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर प्लेस कर देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर खाली जगह है उसके अंदर हम वाटर भर देते हैं और उसको बेसिकली क्या कर देते हैं? इंसुलेट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी हीट एनर्जी का लॉस ना हो सके। उसके बाद हम बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके कारण जो फ्यूल होता है वो कम्प्लीटली बर्न करता है और वाटर जो होता है वो हीट करता है। जिसके बाद हम उस पर्टिकुलर वाटर के टेम्परेचर को बेसिकली राइज इन टेम्परेचर को जब मेजर कर लेते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय ड्यूलॉन्ग्स मेथड। इसके अंदर बेसिकली हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूले से, जिसके अंदर अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको अगर हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हम ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला से हम कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाई हाइड्रोजन एंड सल्फर। एट द वेरी सेम टाइम ऑक्सीजन जो होता है वो हीट को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बर्न करके वाटर को फॉर्म करता है। याद रखने वाली बात यह भी है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन की कंटेंट होगी फ्यूल उतना ही बेटर होगा। रैंकिंग ऑफ कोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कोल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है और कितना एनर्जी कंटेंट वो कंटेन करता है।
सबसे पहले आता है पिट कोल, जो कि यंगेस्ट कोल है जिसके अंदर लो एनर्जी एंड लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। दूसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, जो कि स्लाइटली ओल्डर कार्बन का फॉर्म है, जो कि ब्राउनिश होता है लेकिन इसके पास पिट कोल से ज़्यादा एनर्जी होती है। और फिर आता है बिटुमिनस कोल, जिसके अंदर जो बेसिकली मीडियम एनर्जी होती है और इसको यूज़ किया जाता है वाइडली। और सबसे प्योरेस्ट आता है जो कि एंथ्रासाइट कोल, जिसके अंदर हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है और ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। याद रखने वाली बात यह है कि कोल जो होता है वो हार्डर और एनर्जी रिच तब होता है जब वो ओल्डर होते जाता है। एनालिसिस ऑफ कोल के लिए बेसिकली एक मेथड है जिसको कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस या फिर क्विक एनालिसिस बोलते हैं। इससे हम इमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल को पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट अगर पता करना है तो वाटर इन कोल, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा उतना ही फ्यूल या फिर कोल जो होगा, बेसिकली कोल की एनालिसिस में कोल बेटर होगा। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कोल को बर्न करने पर। तीसरे नंबर पर एस कंटेंट, ये बेसिकली क्या होता है कि जो बर्निंग के बाद कोल को जो लेफ्ट ओवर कंटेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एस कंटेंट। एस कंटेंट में याद रखने वाली बात यह है कि जितना कम एस होगा यानी कि राख, उतना ही कोल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेटर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। चौथे नंबर पर आता है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, बेसिकली जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, ये तो पता ही है। तो वहीं एक्चुअल फ्यूल का कंटेंट कार्बन के अंदर कितना ज़्यादा होगा उसी को हम फिक्स्ड कार्बन बोलते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बाद दूसरा मेथड है अल्टीमेट एनालिसिस, जिसमें कि हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल करते हैं। ये बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कोल की, वहाँ पर इस अल्टीमेट एनालिसिस को किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि इससे हम एग्जैक्ट परसेंटेज, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं इसको बेसिकली फ्यूल की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए और पोल्यूशन पोटेंशियल क्या है बेसिकली कोल का, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम अल्टीमेट एनालिसिस यानी कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोल को करते हैं। बायोगैस बेसिकली एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि लीव्स, प्लांट्स या फिर एनिमल डंग से बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है, जैसे कि एनारोबिक डाइजेस्टर जिसको कि हम बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करते हैं और इनको बेसिकली मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बायोगैस क्यों बेहतरीन है, इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि ये वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे। ये मीथेन को क्लियरली बर्न करता है, जिससे कि पोल्यूशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है और ये एक इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बायोगैस के द्वारा होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है उनको रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़, ये क्लीन एनर्जी देता है जिसको कि हम कुकिंग, लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली रूरल इकोनॉमी यानी कि एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो ये बेसिकली मीथेन की फॉर्मेशन करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो मीथेन का फॉर्मेशन होता है उसके लीक्स अगर होते हैं तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ओवर यूज करेंगे तो वो सॉइल क्वालिटी को भी डिग्रेड कर सकती है। TKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 5 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉलीमर्स को हम बेसिकली ऐसे मटेरियल बोल सकते हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जिनको कि हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं, जिनको कि हम मोनोमर्स बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पॉलीमर्स हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स के फॉर्म में हो, रबर के फॉर्म में हो या फिर फैब्रिक्स के फॉर्म में हो। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को क्लासीफाई सबसे पहले सोर्स के बेसिस पर करें तो उसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो कि नेचर में मिलते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल्स रबर, प्रोटीन, DNA नेचुरल पॉलीमर्स के। सिंथेटिक पॉलीमर्स के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होंगे प्लास्टिक और नायलॉन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन में दिखते हैं, जिनको कि हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड से बता सकते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और उन चेन के अंदर भी साइड ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और वो चेन जो होती हैं वो नेट की तरह होती हैं, एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर।
फिर एप्लीकेशन के बेसिस पर बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स। इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं। बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस जो होता है इसके अंदर मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है, एडिशन, पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बेसिकली मोनोमर्स कंबाइन करते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कि इथाइलिन जब अपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के साथ बेसिकली जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाता है तो वो पॉलीइथाइलिन बनाता है जो कि कैरी बैग्स के अंदर यूज किया जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इसके अंदर भी मोनोमर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या फिर HCl जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है, जैसे कि नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक बार अगर सेट हो गए तो फिर ये इनको बेसिकली क्या हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं और रीसेप नहीं कर सकते हैं एक बार सेट हो जाने के बाद। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट जो कि टेलीफोन के अंदर यूज किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं और इनको हम रीसेप कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल PVC हैं जिनको कि हम पाइप के अंदर यूज करते हैं। पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं? इनके अंदर हम एक से ज़्यादा पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं उनकी वेरिंग प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि रबर और प्लास्टिक को जब कंबाइन करेंगे तो हम कार टायर के अंदर इनको यूज करते हैं। पॉलीमर कंपोजिट्स क्या होते हैं? इनके अंदर बेसिकली पॉलीमर्स जो होते हैं उनको ग्लास या फिर कार्बन से बेसिकली हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकते हैं फाइबर ग्लास जो कि बोट के अंदर यूज किए जाते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? कंडक्टिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि पॉली एनिलीन जिनको कि हम बैटरीज के अंदर यूज करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जो कि बेसिकली नेचर के अंदर इजीली ब्रेक कर जाते हैं अपने फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि पॉली लैक्टिक एसिड जिसको कि हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर यूज करते हैं। हम टेफ्लॉन के बारे में बात कर लेते हैं जिसको कि हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बोलते हैं, PTFE के भी नाम से जाना जाता है। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसके अंदर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को पॉलीमराइज करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के दौरान। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन स्टिक होता है, हीट रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट और हाईली ड्यूरेबल होता है। इसका यूज बेसिकली हम फ्राइंग पैन्स के अंदर करते हैं या फिर वायर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो वायर के ऊपर कवर लगे होते हैं, या फिर इनको गैस्केट एंड सील्स के अंदर यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम लोग समझें तो बेसिकली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये बेसिकली जो जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करते हैं। अब हम ल्यूसाइट यानी कि पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि PMMA भी बोला जाता है। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है और वाटरप्रूफ की जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको ग्लास की जगह पर यूज किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसको डिस्प्ले बोर्ड्स या फिर साइनेज के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और प्लास्टिक यानी कि माइक्रो प्लास्टिक के पोल्यूशंस में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो बेकेलाइट होता है उसकी प्रिपरेशन जो होती है या फिर उसे हम बनाते तब हैं जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हार्ड होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो स्विचेस के अंदर यूज किया जा सकता है, कुकवेयर के हैंडल्स के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर सॉकेट्स के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर ऑटोमेटिव पार्ट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 2 पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा उसी तरीके से ये भी इसको रिसाइकल करना टफ होता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है अगर हम इसे बर्न करते हैं तब। केवलार की प्रिपरेशन बेसिकली पैराफिनाइलिन डाइअमाइन एंड टेराप्थेलोइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से होती है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ये भी लाइट वेट होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो जो सैनिक या फिर कमांडो के बुलेट प्रूफ वेस्ट्स जो होते हैं या फिर हेलमेट होते हैं वो केवलार से बने होते हैं, और बेसिकली टायर्स और रोप्स के री इन्फोर्समेंट के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है।
एरोस्पेस और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी केवलार के बने होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। डेक्रोन यानी कि पॉलिस्टर, इसका नाम तो सुना ही होगा। इसको जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं या फिर पॉलीमराइज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड, तो हमें डेक्रोन मिलता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंट एंड ईजिली ड्राई हो जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इसको भी टायर एंड कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर रीइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जा सकता है, और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी पॉलिस्टर को यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। थायोकोल बेसिकली जब रिएक्शन होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड का, तब जा कर के ये बनता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फ्लैक्सिबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इनको भी हम सील्स एंड गैस्केट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्पोजल के दौरान रिलीज करता है, थायोकोल। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीकंडेंसेशन ऑफ डायमाइंस एंड डाई एसिड्स से बनता है। समझने वाली बात यह है कि नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टन से बनता है, और जो नायलॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक और एब्रेशन यानी कि इन पर खरोच नहीं आता है ईजिली। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो फैब्रिक्स, रोप्स, फिशिंग नेट, टूथब्रश की ब्रिस्टल्स के अंदर यूज किया जा सकता है, और ऑटोमोटिव के कुछ पार्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन सम सर्टेन कंडीशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ब्यूना एन जो होता है, जिसे हम नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं, इसको बेसिकली जब हम कोपोलिमराइज करते हैं ब्यूटाडाइइन एंड एक्राइलोनाइट्रिल को, तब जा कर के ब्यूना एन यानी कि नाइट्राइल रबड़ बनता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये ऑयल के रेजिस्टेंट होता है, फ्यूल एंड केमिकल्स के रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो फ्यूल के हॉसेस या फिर पाइप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, गैसकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली सीलिंग प्रोसेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये रबर वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आता है। ब्यूना एस जो कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर होता है, इसको जब हम कोपॉलीमराइज करते हैं ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन को, तब जा कर के ये बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इलास्टिक, ड्यूरेबल एंड वियर एंड टियर के बेसिकली इसको ये रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको व्हीकल के टायर के अंदर, कन्वेयर बेल्ट्स एंड फुटवेयर के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और टायर के जो वेस्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। स्पेशलिटी पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि हीट रेजिस्टेंस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। जिसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं कंडक्टिव पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली इनको हम फ्लेक्सिबल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी इन स्पेशलिटी पॉलीमर्स को यूज किया जा सकता है। RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में समझ देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड होता है एंड हेलोजेंस भी उसमें होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो एक एल्काइल हैलाइड जैसे कि RX यानी कि CH3Cl बेसिकली हम ले सकते हैं, जिसको कि मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। उसको अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ मिक्स करेंगे ड्राई ईथर की कंडीशन के अंदर, तो हमें RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि एल्काइल हैलाइड जो कि RX के फॉर्म में होते हैं, उनको हमें मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के कंडीशन में मिक्स करना है। ड्राई ईथर की कंडीशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ईथर जो होता है वो वाटर को और RMGX के रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने RMGX को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली बोलें तो हमें RCH2OH यानी कि एल्कोहल मिला है। हम हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं।
LiAlH4 जो होता है, इसको कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि H- आयंस को बेसिकली डोनेट करता है, जिससे कि अदर कंपाउंड जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, इसको लैब के अंदर जो बेसिकली लिथियम हाइड्राइड होता है, जिसको कि LiH बोलते हैं हम, उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 के साथ जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको कि THF भी बोलते हैं, उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली मिलता है। LiAlH4 के कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम यूज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन और ईस्टर्स के रिडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसको कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे में हम एसिड्स और ईस्टर्स की रिडक्शन प्रोसेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर नाइट्रो कंपाउंड्स जो कि नाइट्रो ग्रुप से अटैच होते हैं या फिर अमाइन से जैसे कि NH2 या फिर NO2 से, उनको भी बेसिकली ये रिडक्शन करता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड, ईस्टर और नाइट्रो के कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। थैंक यू।